हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 27 मार्च और है संडे। आज हम पूरे वीक के एडिटोरियल्स को रिवाइज़ करेंगे, लेकिन इस वीक क्या हुए हैं, बहुत कम इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं। लेकिन वो क्या है, इस पूरी वीडियो में क्या करे गए हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल है, इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर इज़ ट्राजिक। यानी आप जानते होंगे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। इस पर इंडिया ने क्या करा है, बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं उनमें मीटिंग हुई है, उसमें इंडिया ने क्या कर लिया है, अब्सटेन वोट कर लिया है। तो उसको लेकर ऑथर ने सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या क्या नीड है इससे उभरने के लिए। सुब्रमण्यम स्वामी आपको पीएचडी देखने को मिलेंगे, इनके बारे में भी समझ सकते हैं। तो इस एडिटोरियल में बताया है कि एक महीने से क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है लैंड पे और एयर पर। लेकिन वर्ल्ड में क्या हो रही है, डेमोक्रेटिक नेशन देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन क्या है, हैवली आपको आर्म्ड न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स एंड वीटो होल्डिंग परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विद रशिया। यानी कि रशिया आपको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर देखने को मिलेगा और इसके पास वीटो पावर भी आपको देखने को मिलेगी। जबकि यूक्रेन क्या है, यूक्रेन के पास ये दोनों चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और यूएनएससी में आप जब जानते होंगे कि यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। अब और आगे आगे क्या कहा कि यूएनएससी स्टेटस के ऑब्टेन बाय द रशियंस इज एन अनकंस्ट्रक्टेड रेजुअल लेजिस्लेटिव ऑफ द सोवियत यूनियन। आप सब जानते होंगे यूएसएसआर 1991 में टूटा था। उससे पहले क्या थे, 15 नेशन थे। जब इस वजह से क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन को एनेक्स करना चाहता है। तो 15 नेशन कौन कौन से थे, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस हिसाब से यूक्रेन रेसिस्टेंस कर रहा है, तो रशिया ने क्या करा था, ये सब सोचा नहीं था, क्योंकि रशिया का बड़ी कंट्री आपको देखने को मिलेगी और रशिया का ईगो ही रशिया को इस टाइम पर मारा है। क्योंकि रशिया की इकोनॉमी इस टाइम पर आपको ठप देखने को मिलेगी, क्योंकि यूक्रेन ने क्या करा है, बहुत ज़्यादा तरीके से, यानी कि बहुत जोश में क्या करा है, उसको रेसिस्ट करके दिखाया है। यानी कि कीव को अभी तक क्या हुआ है, रशियन आर्मी, रशियन की मिलिट्री ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। डिस्पाइट दिस स्टेटस बोर्ड टुडे रशिया इज नॉट नियर इट्स अनाउंस्ड गोल ऑफ कंकरिंग ए लार्ज आर्म्ड यूक्रेन। यानी कि यूक्रेन की जनता को, यूक्रेन की मिलिट्री को भी और यूक्रेन की सरकार को भी रशिया हटा नहीं पाया। लेकिन इस चीज़ से क्या है, व्लादिमीर पुतिन जो है रशियन के प्रेसिडेंट, उनको क्या है, बहुत पेन इस चीज़ से देखने को मिलेगा। वो लगातार यूक्रेन पर बम्बिंग कर रहे हैं, लैंड के द्वारा, एयर के द्वारा, वो क्या है, बम्बिंग देखने को उनकी मिल रही है। अब इसमें देखा गया कि आईसीजी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन इंडिया ने एक अच्छी बात कही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हमारे जस्टिस दलवीर भंडारी देखने को मिलेंगे, इन्होंने क्या करा है, इंडिया से की तरफ से रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। जबकि रशिया क्या है, इंडिया का बहुत अच्छा पार्टनर देखने को मिलेगा। ये सारी मीटिंग्स में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने क्या करा है, इंडिया आपसे पहले क्या कर रहा था, अब्सटेन वोट रिकवर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने अभी क्या करा है कि रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है आईसीजी में। आईसीजी आपको एक इंटरनेशनल कोर्ट देखने को मिलेगा, वर्ल्ड कोर्ट भी इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सारे कंट्रीज़ के इंटरनेशनल अफेयर्स का केसेस जाते हैं। अब देख लेते हैं डैमेजिंग इंस्टेंस। यूएन भी आपको एक बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन यूएन भी इतनी पुरानी बॉडी है, जब भी क्या हुई है, यूएन इस वॉर में कुछ नहीं कर पाई, जबकि यूएन को करना चाहिए था। यूएन एक यूएनएससी जो आपको देखने को मिलेगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका परमानेंट मेंबर आपको रशिया देखने को मिलेगा। इस वजह से अभी क्या है, वॉर चलती जा रही है, वॉर चलती जा रही है। ये ऑथर ने बताया कि वॉर अभी तक यूएनएससी रोक नहीं पाया, तो यूएनएससी भी इसमें आपको फेल देखने को मिलेगा। और यूएनएससी और एब्सटेन वोट इंडिया ने किस किस में करा है, क्वाड मीटिंग्स में, जैसे यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और जापान आपको इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे। इनकी मीटिंग्स में और यूएनएससी की मीटिंग में भी इंडिया ने क्या कर लिया है, वोट एब्सटेन कर लिया है। अब ब्रिक्स की भी एक मीटिंग होती है, जिसमें यूक्रेन की सिचुएशन को देखकर कहा है कि ब्रिक्स ने भी उस पर रशिया को क्रिटिसाइज़ किया है। ब्रिक्स की मीटिंग 9 सितंबर 2021 में हुई थी, जिसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस पैराग्राफ 22 इन द 13th ब्रिक्स समिट हुई है, जिसके अंदर यूक्रेन को मदद के लिए कहा है ब्रिक्स में भी। लेकिन इंडिया ने वहाँ भी क्या कर लिया, अब्सटेन वोट कर लिया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी आपको एक पीएचडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से देखने को मिलेंगे। ये 6 टाइम्स पार्लियामेंट में रह चुके हैं। ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है कॉमर्स एंड लॉ जस्टिस की। अब आगे देख लेते हैं। तो यूक्रेन में बहुत सारे क्या थे, पहले न्यूक्लियर वेपन्स थे, क्योंकि यूएसएसआर टूटा था, तो रशिया को जब मदद चाहिए थी, तो यूक्रेन ने क्या करा, सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो
रशिया को दे दिए। यूक्रेन के पास 1900 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वार हेड्स देखने को मिलते थे, जब 176 ICBMs एंड 44 लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रेटेजिक बम्बर्स आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अभी यूक्रेन के पास कुछ नहीं है। अगर यूक्रेन के पास कुछ होता तो ये वर्ल्ड वार कुछ अलग ही देखने को मिलता। आई होप गाइज आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एडिटोरियल है हार्म इन द नेम ऑफ द गुड। इसमें बताया है कि ऑथर्स ने कि किस तरीके से गवर्नमेंट सिर्फ प्लांटेशंस पर यानी कि एफोरेस्टेशन पर ध्यान नहीं देती है, जबकि सिर्फ प्लांटेशन पर ध्यान दे रही है। यानी कि प्लेस पर ध्यान नहीं दे रही है, पौधों के लगाने का प्लेस पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि ये ध्यान दे रही है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सके। इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा हार्म देखने को मिल रहा है। तो ओथर ने बताया कि अभी UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी 21 मार्च को, जिसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी बनाते हैं 21 मार्च को। तो ऑथर ने बताया कि इसको हम सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमारी इंपॉर्टेंस कितनी है फॉरेस्ट को लेकर। लेकिन इसी दिन क्या हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जबकि ये नहीं कहा कि हम कहाँ पर पेड़ लगाएंगे। ये बायोडिवर्सिटी इससे क्या होती है और भी ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगी। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया है कि हम 19,000 करोड़ रुपए देंगे किस चीज़ में, एफोरेस्टेशन के लिए। जबकि एक आपको बर्ड देखने को मिलेगी, नेशनल बर्ड आपको देखने को मिलेगी, एल्बर्ट बर्ड देखने को मिलेगी, उसको बचाया नहीं जा रहा, जबकि उसके ग्रास लैंड से उसको हटा दिया गया है सिर्फ किस लिए, प्लांटेशन की वजह से। तो ऑथर्स ने ये कहा है कि किस तरीके से हम प्लांटेशन करते जा रहे हैं, जबकि हम कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते जा रहे हैं। रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स बहुत सारे आपको इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे, उनको हटाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होता दिख रहा है। और आगे ऑथर्स ने कहा है कि हमें वन शुड प्लांट द राइट ट्री इन द राइट प्लेस, यानी कि हमें प्लांट तो लगाने चाहिए, लेकिन हमें राइट प्लेस पर सबसे ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। यानी कि कहीं पे भी प्लांट लगा दो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए। अब देखने को मिला है जैसे ही हम प्लांट लगा रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या करें, उन प्लांट को पहले प्रोटेक्शन दें। कम प्लांट लगाएं लेकिन प्रोटेक्शन ज़्यादा दें। इसको ही हम नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं। ये चीपर भी है और इफेक्टिव मेथड भी है। साइंटिफिक ने भी इसकी स्टडी किया है। ये 14 टाइम्स क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है प्लांटेशन से ज़्यादा। अभी गवर्नमेंट ने 19 करोड़ रुपए दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हम क्या करें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को 47% तक सपोर्ट करेंगे। और संजय, थोड़ा सा ऑथर्स के बारे में जान लेते हैं। संजय गोभी आपको एक कंजर्वेशनिस्ट एंड द ऑथर ऑफ लियोपार्ड डायरीज देखने को मिलेंगे। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको एडिटोरियल समझ में आए होंगे, और मैं आपको थोड़ी सी और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्यों, आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में बताया है कि पुतिन ने क्या करा है, अपनी फैमिली को अभी बंकर्स में भेज दिया। तो आपको ये कुछ बंकर्स देखने को मिलेंगे, और आपको ये बंकर्स देखने को मिलेंगे, और आपको ये अल्ताई माउंटेन्स में ये आपको बंकर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या करा है, पुतिन ने अपनी फैमिली को सेंड कर दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का भी यूज़ कर सकता है यूक्रेन। ये आपको पुतिन की वाइफ देखने को मिलेंगी। और अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन की आपको 2 बेटी देखने को मिलेगी, मेरियन और कैथरीना। और आपको व्लादिमीर की एक गर्लफ्रेंड देखने को मिलेंगी, जिनका नाम है एलिना कैबीवा। तो ये क्या है, एक रशियन पॉलिटिशियन है और मीडियन है और रिटायर्ड रिथमिस्ट यानी कि जिम्नास्टिक आपको देखने को मिलेंगी, जिन्होंने क्या करा है, 2 गोल्ड मेडल किसके लिए जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल सिडनी में रशिया के लिए जीते हैं। तो एडिटोरियल है, ए ब्लो टू एक्यूटेबल्स एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन्स, यानी कि जब कोविड-19 चला था तो उस दौरान यूएस पर पेटेंट था कि वो मेडिसिन्स, वैक्सीन्स को बना सकता है। तो इस चीज़ को ही लेकर ऑथर्स ने कहा है कि इंडिया को भी ये इसमें छूट मिलनी चाहिए कि हम क्या करें, हम भी वैक्सीन्स को बना सकते थे उस टाइम पे, और अब भी बना सकते हैं। तो इसके ऑथर हैं विश्वजीत धर एंड KM गोपाल कुमारा। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपको एक प्रोफेसर देखने को मिलेंगे, सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ स्कूल साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। KM गोपा कुमार इज़ ए सीनियर रिसर्चर एंड लीगल एडवाइज़र, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क से देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं कि एडिटोरियल्स में ऑथर्स ने क्या बताया। ये बताया कि जब कोविड-19 पेंडेमिक हाइट पर था अक्टूबर 2020 में, तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारी कंट्रीज़ पर जो था अवेलेबिलिटी नहीं थी। किस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं थी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी कि हम उनको सिर्फ अफोर्ड कर सकते थे। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे हैं US, उससे सिर्फ हम अफोर्ड कर सकते थे, इंपोर्ट करा सकते थे, अपने कंट्रीज़ में इंडिजीनियसली बना नहीं सकते थे, क्योंकि उस पर US ने क्या कर रखा, पेटेंट ले रखा था। इसी दौरान इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक प्रपोजल डाला WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में,
कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को पेटेंट को में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट में छूट देनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स में यानी कि ट्रिप्स में छूट देनी चाहिए। टाइमलाइन क्या है? देयर कंटेंशन वाज दैट द एप्लीकेशंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी क्या करनी चाहिए? छूट देनी चाहिए। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जैसे किसी ने किसी चीज़ पर कॉपीराइट ले लिया, किसी ने किसी चीज़ पर पेटेंट करा लिया, तो उस चीज़ में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। ये क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, यानी कि अपने ही कंट्रीज़ में इंडिजीनियसली क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, इसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि हम 18 मंथ लेटर 164 मेंबर्स ऑफ WTO कुड नॉट फाइंड कॉमन ग्राउंड ऑन द वेवर प्रपोजल, यानी कि जब WTO के ऊपर प्रपोजल डाला गया इंडिया और साउथ अमेरिका की तरफ से, तो उसने क्या कहा कि जो प्रपोजल था उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने प्रपोजल दिया कि वैक्सीन में पेटेंट में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को कर नहीं पाए। तो इसलिए ही यूरोपियन यूनियन ने एक लाइसेंस निकाला जिसमें एक सोल्यूशन निकाला। किस चीज़ का सोल्यूशन? कि हम क्या करेंगे, यूरोपियन यूनियन ने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सॉल्यूशन निकाला और इस चीज़ को लेकर डिटेल्स में कहा कि हम क्या करेंगे, एक कंपनसेशन दे देंगे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम्स ला देंगे, जिसके अंदर WTO में थोड़ी सी छूट दी जाएगी कि आप पेटेंट के द्वारा भी, यानी कि US में जो पेटेंट ले रखे हैं वैक्सीन के ऊपर, उनके अलावा भी आप अपनी कंट्रीज़ में वैक्सीन को बना सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम बोलते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर ही ऑथर ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पेटेंट में ही छूट चाहिए थी, इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत ही छूट मिलेगी मेडिसिन्स में, फार्मा सेक्टर में। तो इस चीज़ के लेकर ही आर्टिकल है कि ऑथर्स ने कहा कि हमें पेटेंट में ही छूट चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज से। वाइल अपोजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेवर ऑफ एप्लीकेशंस एंड एनफोर्समेंट ऑफ IPRs, द UN हैज़ प्रपोज इन सबमिशन इन जून 2021, यानी कि उसके अपोजिशन में जब इंडिया और साउथ अमेरिका ने प्रपोजल डाला था, उसके अपोजिशन में ही सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने क्या कर दिया, एक कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम्स दे दिया इंडिया और साउथ अफ्रीका को। किसके कंपैरिजन में? IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कंपैरिजन में। क्या आप एक लाइसेंस लो जिसके द्वारा आप अपनी ही कंट्रीज़ में किस चीज़ को, वैक्सीन वगैरह को बना सकते हो। इस चीज़ को ही सपोर्ट किया है, US ने सपोर्ट किया है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, क्वाड की कंट्रीज़ ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है। अब देख लेते हैं लाइसेंस क्या है। लाइसेंस में पेटेंट्स लो लगेंगे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इंडिया अलाउ फॉर द ग्रांट ऑफ ए कंपलसरी लाइसेंस। एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जिससे हम पेटेंट होल्डर के प्राइजेस पर थोड़ा सा कम कर सकते हैं और उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ को कम कर सकते हैं। इस चीज़ को जो US ने अपनी ही कंट्रीज़ में सिर्फ उसके राइट्स ले रखे हैं, पेटेंट बना रखा है वैक्सीन को, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को मोनोपोली राइट्स बोलते हैं, यानी कि सिर्फ अपने आप ही किसी चीज़ को करना, उसको मोनोपोली राइट्स बोलते हैं। क्वाड कंट्रीज़ ने भी इस चीज़ का प्रपोजल दिया था कि किसी भी तरीके से क्या हो, पेटेंट में थोड़ी सी छूट दी जाए, लेकिन उस चीज़ पर ही यूरोपियन यूनियन ने कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम दे दिया कि पेटेंट में तो छूट नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने कंट्रीज़ में एक लाइसेंस इशू करा सकते हैं जिसके द्वारा आप अपनी कंट्रीज़ में वैक्सीन को इंडिजीनियसली एक्सेप्ट कर सकते हैं। The eligibility condition seems to have been introduced to limit China's expansion in the global vaccine market। आप सब जानते होंगे चाइना से ही, वुहान से ही ये क्या हुआ था, वायरस आया था, तो चाइना की मार्केट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिली थी। WTO के अकॉर्डिंग 33.7% जनवरी 31, 2022 में ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ चाइना की जो मार्केट थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। अब द प्लान एडमिशन बाय द यूरोपियन यूनियन अबाउट द एडमायरेशन ऑफ एन कंपलसरी लाइसेंस वुड मेक इट डिफिकल्ट टू स्केल अप प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन ने जो सॉल्यूशन दिया है ये थोड़ा सा डगमगा सा दिख रहा है, क्योंकि पेटेंट राइट को नहीं दे पा रहे आप, जबकि इंडिया और साउथ अमेरिका ने यही डाला था कि हमें क्या कहना है, पेटेंट राइट मिल जाए, जबकि यूरोपियन यूनियन ने कॉम्प्रोमाइज़ आउटकम्स दे दिए। ये कोविड-19 वैक्सीन को ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेस सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड में ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे डबल प्राइस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका प्राइस हाई होता है US की जो वैक्सीन है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका could jeopardize their high moral ground which they had gained through their attempt to make medicines and medical products necessary for COVID-19 treatment on contentment as a global public goods। ये इस आर्टिकल में बताया कि किस तरीके से पेटेंट राइट में थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। तो आई होप गाइज, क्योंकि क्या हुआ था, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो एडिटोरियल था हमारा, जो था हिंदू में आया था, फिर आगे से हम और भी ज़्यादा एडिटोरियल्स को देखेंगे।
और आज हम एक आर्टिकल्स को भी समझ लेते हैं, ये न्यूज़ में है बहुत दिनों से। कश्मीर फाइल्स के आप बारे में आप जानते होंगे, एक मूवी है जिसमें पंडित जेनोसाइड को लेकर बात चल रही है। उसमें उसके ही रिलेशन में क्या कर दिया है, राजस्थान के कोटा सिटी में 144 धारा लगा दी गई है, जिससे क्या हो, वहाँ पर दंगे वंगे ना हो। तो ये धारा 144 कब से कब तक लगेगी, 22 मार्च से, यानी कि इम्पोज हो चुकी है कल से ही। अप्रैल 21 तक ये लगेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, इस चीज़ के मेंटेन कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। और कश्मीर फाइल्स में पंडित जो जेनोसाइड दिखाया उस चीज़ को लेकर हर जगह इसमें क्या हो रहे हैं, दंगे से हो रहे हैं थोड़े से। तो इसलिए वहाँ पर क्या कर रही है, गहलोत सरकार ने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी फेस्टिवल देखने को मिलेंगे आपको कोटा सिटी में। इसलिए वहाँ पर एक मंथ पहले ही क्या कर दिया है, थोड़ा से प्रोहिबिशन लगा दिए, यानी कि थोड़ा सा मना करा है कि आप लोगों से कि बाहर मत निकलो आप। इंडिया टुडे में भी आया था, कश्मीर फाइल्स के ऊपर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है, इन्फोर्स कर दिया गया है राजस्थान के कोटा सिटी में, जो फिल्म स्क्रीनिंग को देखकर। इसमें कोई फिल्म पर रोक नहीं है कि आप फिल्म नहीं देख सकते, फिल्म आप देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धारा 144 लगा दिया गया है। परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ चाइना, यानी कि ऑथर ने बताया कि किस तरीके से कोविड-19 के दौरान भी चाइना ने अपने आप को क्या करा है, टैकल करा है और अपने आप को ग्रोथ की तरफ बढ़ा है। थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। एम सुरेश बाबू एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के IIT मद्रास में, और ये क्या है, उनका पर्सनल व्यूज़ है, जिसमें उन्होंने क्या करा है, इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से कोविड-19 क्राइसिस में भी चाइना ने 2020 में जो आया था, उसके अंदर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट कितना है, $3.854 ट्रिलियन आया है, जिसमें जो कि प्रीवियस ईयर से भी क्या है, इंक्रीज़ देखने को मिला है। और 8.1% इकोनॉमी ग्री करी है 2021 में, जबकि पूरे वर्ल्ड यानी कि सब कंट्रीज़ की इकोनॉमी डाउन गई है, लेकिन उस दौरान भी चाइना की इकोनॉमी अप देखने को मिली है। एडिड बाय द ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा चाइना में देखने को मिली है। उसका GDP बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। फोर्थ क्वार्टर वाज 4% फास्टर देन द 3.6% फोरकास्ट बाय द रोटर्स पोल, यानी कि जो रोटर्स पोल आती हैं उससे भी 4% इंक्रीज़ देखने को मिला है। किसका, चाइना की GDP। और चाइना का फोर्थ क्वार्टर में जो प्रोडक्शन हुई है, उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करी है। व्हेन चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग फ्लैग द आइडिया ऑफ डुअल सर्कुलेशन, जब से लाए हैं चाइना के प्रेसिडेंट डुअल सर्कुलेशन, तो उसमें 2 एलिमेंट दिखाए गए हैं क्लियरली। फर्स्ट क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा इंटरनल सर्कुलेशन करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने सामान को अपने ही देश में क्या करेंगे, बेचेंगे, और उससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक्सपोर्ट हम बहुत सारी कंट्रीज़ पर करेंगे। और चाइना क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेड भी कर लेता है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ को डेड ट्रैप पॉलिसी में फंसा लेता है। उसके अंदर चाइना का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट फिर हो जाता है, जिसकी वजह से चाइना की GDP इंक्रीज़ देखने को मिली है। और चाइना के अंदर स्ट्रेटेजिक रो स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये उत्तर ने बताया। जिस तरीके से उसकी वजह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ने को देखने को मिली हैं। उसके पास एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशंस है, जिसकी वजह से उसका वर्ल्ड बियरिंग एडोप्शंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बढ़ने को देखने को मिली है। दीज आर द हाई टेक प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं उसके पास। डिमांड सोफिस्टिकेशंस एंड रिलायबिलिटी अलॉन्ग विद कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि कॉस्ट बहुत कम होती है उनके, ऐसे प्रोडक्ट भी हैं उसके पास, लेकिन वो मार्केट में उन्हें महंगे दामों में बेचता है। इंडस्ट्रीज कन्फर्म्स राइजिंग लेबर कॉस्ट, यानी कि उसने लेबर कॉस्ट थोड़ी सी कम कर रखी है, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर वहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बार बार ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है उसकी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ, डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ चाइना तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये कुछ दिन बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट जो होते हैं वो अब चाहे USA से 2014 से क्या हो गए हैं, चाइना में देखने को मिले हैं। सरपेस द US इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पब्लिकेशंस एंड जर्नल क्रिएशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पेंडेमिक के दौरान भी इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स इंक्रीज देखने को मिले हैं। तो ये सभी ऑथर्स ने इस आर्टिकल में बताया है। नेक्स्ट एडिटोरियल है अंडरस्टैंडिंग पुतिन एंड द रशियन साइको, यानी कि ये बताया है कि पुतिन ने किस तरीके से रशिया को संभाला है। 1991 में जब USSR टूटा था, जब भी रशिया सबसे पावरफुल था, और रशिया आज भी थोड़ा सा पावरफुल देखने को मिला है, लेकिन यूक्रेन के वॉर ने उसको क्या कर दिया है, थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि ऑथर ने बताया है कि
प्रदीप चक्रवर्ती जो हैं वो आपको एक हिस्टोरियन और ऑथर ऑफ लीडरशिप शस्त्रा के देखने को मिलेंगे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से पुतिन को परेशान करा है यूक्रेन ने, क्योंकि यूक्रेन पुतिन सोचता था कि यूक्रेन क्या होगा, जल्दी से ही हार जाएगा, लेकिन यूक्रेन उससे जल्दी से नहीं हारा। यूक्रेन अभी काफ़ी दिन हो गए हैं लड़ाई को भी चलते चलते, लेकिन यूक्रेन उससे हार नहीं रहा। तो ये बताया कि पुतिन को किस तरीके से यूक्रेन ने परेशान करा, जबकि यूक्रेन क्या था, कोल्ड वार में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। कोल्ड वार जो हुआ था जिसमें 1991 में यूएसएसआर टूटा था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, उसके बीच में क्या करा था, यूएस ने बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपनी तरफ लेने के लिए कहा था, जिसकी वजह से ही बहुत सारे आर्टिकल्स अभी ये भी पब्लिश हो रहे हैं कि क्या कर दो, यूक्रेन का फिनलाइजेशन कर लो, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए फिनलैंड की तरह। फिनलैंड ने भी ये प्रस्ताव रखा था कि ना हम नेटो में जाएंगे ना हम यूएसएसआर जाएंगे, यानी कि फिर क्यों यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन में सिर्फ लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने 1 महीने पहले, लमसम 1 महीने पहले ये कह दिया था कि हम नाटो में जाएंगे। तो रशिया को ये चीज़ पसंद नहीं आई, क्योंकि रशिया हेडेड करना चाहता है हर किसी के ऊपर, इसलिए वहाँ पर क्या हो रही है, तेज़ी से लड़ाई देखने को मिल रही है। तो ऑथर्स ने ये बताया कि रशिया किस तरीके से उसको डिफेट नहीं कर पा रहा है, उनकी कॉलोनाइजेशन, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमी बर्बाद देखने को मिली है। छोटे से देश को रशिया अभी तक एनेक्स नहीं कर पाया, जबकि 2014 में क्रीमिया को उसने क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। तो गाइज़ यही 2 इम्पोर्टेंट एडिटोरियल थे। अब आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में क्या हुआ है कि बख्तुई रिसेंबल्स ए विलेज अंडर सीज, यानी कि बख्तुई में क्या हुई है, एक घर में आग लगा दी गई है जिसमें 8 लोगों की डेथ हो गई है। इसको बरबुम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में हुआ है। इसको बरबुम मैस्क्रू भी कह सकते हैं, मैस्क्रू इसको कहा जा रहा है। इसके अंदर क्या हुआ है, क्या ये डिस्प्यूट्स है, डिप्टी प्रधान बहादू शेख को क्या करा था, तृणमूल कांग्रेस ने क्या करा था, मार दिया था, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के किसी पार्टी के लीडर ने बहादुर शेख को मार दिया था, जिसके बाद उनके ही दोस्तों ने, ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनके दोस्तों ने उनको मारा था, जिसके बाद सोना शेख हैं, उनके घर पर क्या, सोना शेख और सैयद के ऊपर घर पर क्या आग लगा दी गई है, जिनके अंदर क्या हुए हैं, 8 लोग मरने को देखने को मिले हैं। ये वहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, जिस पर क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। और फिर एक और आर्टिकल आया था, इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 355 बंगाल में लग जाना चाहिए, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा उसके अंदर इन्फ्लुएंस दिखा सकती है वेस्ट बंगाल के साथ, के इंटरवेल कर सकती है, किसी भी उसमें प्रेसिडेंट लॉ लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, इस चीज़ को लेकर बात चल रही है। तो आई होप गाइज आपको एडिटोरियल्स और आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।